गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को, ठीक है। और जिसके अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 1 चल रही है। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3D या 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। तो आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशन। तो शुरू करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस इन 3D। तो देखिए, सिंपल जिस तरह से हमने 1D को पढ़ा था उसी प्रकार आज हम 3D को पढ़ेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास, यहाँ से मैं लिखूंगा कि माना तरंग फलन, उसमें हमने साइन एक्सटी लिखा था, तो आप लिखोगे साइन आर टी। तो साइन एक्सटी लिखता हूँ। साइन एक्सटी जो था वो प्रोपोर्शनल था ई की पावर आईटा एंड के आर या के एक्स आई, के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ये था। लेकिन अब इसके स्थान पर हम क्या लेंगे? हम लेंगे साइन आर टी। साइन आर टी प्रोपोर्शनल रहेगा ई की पावर आईटा एंड के आर माइनस ओमेगा टी। ये वेव फंक्शन है 1D के लिए और ये वेव फंक्शन है 2D के लिए, ठीक है। इस तरह से रहेगा। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। आगे देखेंगे, यदि एक हम कण पर विचार करें, माना कोई कण, त्रिविम या स्वतंत्र गति करता है, तब कण की ऊर्जा जो है वो लिखेंगे E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 2m। पी स्क्वायर बटे में 2m। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। आगे देखिएगा, आगे हम लिखेंगे, हमने लिखा कि ऊर्जा जो है E इज इक्वल टू आपके पास है पी स्क्वायर बटे में 2m, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2m और पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं कि क्वांटम के अंदर जो एनर्जी होती है E, वो रहती है h कट ओमेगा कोमा, जो मोमेंटम रहता है P, उसको लिखते हैं h कट k, ठीक है। यदि यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसी प्रकार पी वाई जो रहेगा वो रहेगा h कट के वाई, और इसी प्रकार पी जेड रहेगा हमारे पास h कट के जेड। तो ये सारी वैल्यू आप इसको यहाँ रख दीजिएगा। यहाँ रखेंगे तो हमारे पास एनर्जी कुछ इस तरह से मिलेगी। एनर्जी E इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास 1/2m एंड h कट तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो h कट स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 इसको हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास जो वेव इक्वेशन है या तरंग समीकरण, उसको लिखेंगे। तो तरंग समीकरण और स्थिति है डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू गामा, और यहाँ पर अपन लिखते हैं डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पर 3D है तो लिखेंगे डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यह ठीक है। अब आप देखो, जो वेव फंक्शन लिया है उससे आप इन सब की वैल्यू रखोगे, इसकी भी और इसकी भी और साथ में इसकी।
तो फाइनली आपके पास जो गामा मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है ना। गामा की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास मिलेगी आइटा एच कट बटे में 2m, आइटा एच कट बटे में 2m मिलती है। ये वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आप इसको देंगे समीकरण नंबर 4 और इसको देंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। और ये कैसे आया, चलो हम इसको भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको ये कैसे आता है, ठीक है ना। हमारे पास इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार, देखिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि डेल साइन अपॉन डेल टी, और ये है गामा, और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और जो वेव फंक्शन होता है साइन वो रहता है हमारे पास कोई भी कोशेंट ए लगा लीजिए ई की पावर आइटा, एंड इसको लिखेंगे के एक्स था, तो यह आ जाएगा के एक्स, सॉरी के आर लिखा था मैंने ना, के आर लिखा था आर, और माइनस ओमेगा टी ऐसे होता है। लेकिन अपन इसको अलग अलग फॉर्म में लेंगे, एक्स में, वाई में, जेड में, तो आप आर की जगह एक्स वाई जेड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स लगा लेंगे, वाई होगा तो यहाँ पर वाई रहेगा, जेड होगा तो यहाँ पर जेड होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास ऐसे रहेगा। देखो यहाँ पर आप आउटलाइन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, आपके पास के आइटा क्या आएगा, आइटा के, लेकिन एक्स कंपोनेंट है तो आप एक्स लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो पूरी वेव फंक्शन को ही इस तरह से कि ए और ई की पावर आइटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, ये सबसे बेटर रहेगा। अब देखो एक्स के रच में करोगे तो ये पूरा ये वाला ये सब जीरो हो जाएगा, इसका आउटलाइन होगा। 2 बार करना है तो आइटा के एक्स फिर आइटा के एक्स, आइटा के एक्स स्क्वायर, और ये जो वेव फंक्शन है कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और ये जो ई की पावर है वो ऐसे कैसे रहेगी, ई की पावर, और जो भी यहाँ पर थीटा मैं लिख दूँ तो इसको आप वापस से वेव फंक्शन लिख सकते हो, यानी कि आइटा के का स्क्वायर और साइन आपके पास वापस मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप निकालोगे डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर रहेगा आइटा के वाई का स्क्वायर, और इसी प्रकार डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा के जेड का स्क्वायर। और सिमिलरली आप वैल्यू निकालोगे डेल साइन अपॉन डेल टी का, तो डेल टी का आप निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास देखिएगा ये देखो, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी माइनस आइटा ओमेगा और साइन। अब आप क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण दी थी, हमने इसको समीकरण दी है 4, तो 4 नंबर ये है, तो इसको आप 4 नंबर दे दीजिएगा, ये 4 नंबर है, और इन तीनों को मिला करके आप समीकरण नंबर 5 दे दीजिएगा, और इक्वेशन नंबर 5 को आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर माइनस आइटा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास गामा है, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी, देखो आइटा के एक्स का स्क्वायर, आइटा के वाई का स्क्वायर, आइटा के जेड का स्क्वायर, तो आप आइटा स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। तो आइटा स्क्वायर का मतलब है कि आपने माइनस को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ओके। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और गामा की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी आइटा ओमेगा अपॉन में के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपको मिलेगा अब की बार कि गामा इज इक्वल टू आइटा ओमेगा अपॉन में, यहाँ पर था के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एच कट स्क्वायर से ऊपर
और एच कट स्क्वायर से नीचे गुणा कर देंगे। नीचे करेंगे तो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एच कट के एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसको लिख लेंगे गामा इज इक्वल टू आयटा और एच कट ओमिका, और ये रहेगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास रहेगा एच कट, ठीक है। और नीचे मिलेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि आयटा एच कट ओमिका की वैल्यू ई हो जाएगी, ये एच कट हो जाएगा और इक्वल मिला करके पी स्क्वायर हो जाएगा। आप ई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आयटा पी स्क्वायर एच कट अपॉन में 2m और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो गामा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आयटा एच कट अपॉन में 2m, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है 6 नंबर। अब आप इस इक्वेशन नंबर 6 को वापस से इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, तो आपको मिलेगा डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, देखो बीच में आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमने जो ये कैलकुलेशन की है, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन इसलिए की है ताकि हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकें। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, इसको आप ई की फॉर्म में रख सकें, इसलिए हमने ऐसा लिखा। और यहाँ पर गामा की वैल्यू है आयटा एच कट अपॉन में 2m, और यहाँ पर है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाता है। अब इसको देंगे समीकरण नंबर 7, और समीकरण नंबर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आयटा एच कट से दोनों तरफ। तो आप लिख दोगे कि समीकरण नंबर 7 को गुणा कर रहे हैं आयटा एच कट से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा इधर कि आयटा एच कट एंड डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आयटा एच कट इंटू आयटा एच कट अपॉन में 2m, क्योंकि हमारे पास गामा की वैल्यू क्या है, आयटा एच कट नहीं अपॉन 2m ही है। और यहाँ पर आपके पास मिलेगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा कि आयटा एच कट एंड डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m, और इसमें देखिए साइन कॉमन ले लूँ, साइन को डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर एंड साइन बाहर ले लिया। तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि डेल स्क्वायर इज द लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है। और इस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ओनली कार्तिक निर्देश तंत्रों में ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप, कार्तिक निर्देश तंत्र में आप गोली और बेली लेंगे तो वो अलग अलग निर्देश तंत्रों में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आपको मिलेगी कुछ इस तरह से कि आयटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m एंड डेल स्क्वायर और साइन। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है तथा यह है समीकरण 3D समीकरण
ये है मामला। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारे पास बलों का समावेशन और करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बलों का समावेशन हम इसमें और करना चाहेंगे। तो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन को बल क्षेत्र में निकालेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो रहेगा, मैं टॉपिक लिख देता हूँ एक बार, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में बलों का समावेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में बलों का समावेशन, बलों का समावेशन श्रोडिंगर तरंग समीकरण में बलों का समावेशन। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पर एक्स्ट्रा फालतू, हम केवल ये मान के चलेंगे अब की बार जो कण है वो एक बल क्षेत्र में कार्य कर रहा है या बल क्षेत्र में गति कर रहा है। तो माना एक कण इस प्रकार गति करता है या माना एक कण एक बल क्षेत्र में कार्य करता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे माना कोई m द्रव्यमान का कण, m द्रव्यमान का कण बल F के अंतर्गत गति करता है, अंतर्गत गति करता है। ठीक है, गति करता है तथा यहाँ पर जो बल F होगा वो संरक्षी बल होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। तथा यह बल F एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल होगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, संरक्षी बल है तो बल को हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस के साथ। और यदि संरक्षी नहीं है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दिक्कत है। आप देखिएगा अब हमारे पास कण की जो कुल ऊर्जा होगी, अब कण की जो कुल ऊर्जा है वो E जो है वो हमारे पास गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी क्यों? क्योंकि यदि बल लग रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जरूर क्रिएट होगी, और जब बल नहीं था तो इसमें हमारे पास केवल गतिज ऊर्जा थी कण के अंदर। तो हम यहाँ पर दोनों चीजें निकालेंगे। देखो देखो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा कि ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा है, एक तो p² बटे में 2m, ठीक है, प्लस इसके साथ इसकी पोटेंशियल ऊर्जा है V8। दो ऊर्जाएं हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगी। अब इस समीकरण के दोनों तरफ साइन से अवकलन कर देते हैं। तो दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर करेगा E साइन इज इक्वल टू p² बटे में 2m साइन प्लस VRTN साइन। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऊर्जा और संवेग का संकार देखें और इसको दे देंगे समीकरण नंबर, अभी दी नहीं पढ़ने में, हम दे रहे हैं समीकरण नंबर इसको 1। तो ये रहेगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर ऊर्जा का संकारक देखेंगे, ऊर्जा का संकारक तो ये रहता है E साइन इज इक्वल टू आइटा H कट डेल साइन अपॉन डेल टी की फॉर्म। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। ओके, और सिमिलरली हमारे पास मोमेंटम जो P है, P साइन को हम लिखेंगे, ये हमारे पास रहेगा, आप पूरा ऊर्जा का लिखना चाहो तो ऊर्जा का लिख सकते हो, p² अपॉन 2m। तो 1 अपॉन 2m तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और एक माइनस आइटा H कट
डेल का स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस एच का स्क्वायर बटे में 2m और डेल स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिएगा, और सिंपल आप समीकरण नंबर 2 को 3 में रख दीजिएगा। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर अपन 2 को 2 व समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर यदि अपन ऐसा रखेंगे तो हमें मिलेगा ई की जगह पर लिखेंगे आइटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m था, तो उसकी जगह लिखेंगे माइनस एच कट स्क्वायर बटे में 2m एंड डेल स्क्वायर साइन एंड प्लस पोटेंशियल को ऐसे कैसे लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी है ये, पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक हमारे पास नई समीकरण हो रही है, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण हो रही है, और इस समीकरण को बोलेंगे यह एक ऐसे कण की श्रोडिंगर समीकरण है जो बल क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर समीकरण है। दूसरी बात, उपरोक्त समीकरण बल क्षेत्र F के लिए, बल क्षेत्र F के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। और लास्ट, उपरोक्त समीकरण काल आश्रित तरंग समीकरण है, तरंग समीकरण। इतनी सारी बातें इसके अंदर चीज लिखी है। और इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि श्रोडिंगर समीकरण को जो काल आश्रित और काल अनाश्रित होती है, देखो अभी तो ये फिलहाल टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना, टाइम डिपेंडेंट है, काल आश्रित है, तो हम इसको अलग अलग भी करेंगे। तो अगली क्लास के अंदर हम काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरणों को अलग अलग करेंगे। एक चीज़ और है, ये जो श्रोडिंगर समीकरण है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण किसी भी मूल नियम से व्युत्पन्न नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार हमारे पास भौतिकी में बहुत सारे नियम हैं और उन नियमों से हम उसकी तरंग समीकरण भी निकालते हैं, कण की गति का अध्ययन करते हैं, उनका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, उसी प्रकार हमारे पास क्वांटम के अंदर जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसको हम किसी भी नियम से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, वो एक तर्क मात्र है, ये केवल एक तर्क मात्र है, ऐसा हम बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जिंदा रहो।